नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आया हुआ प्रश्न है 2020 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है 8 अंकों में। और इसको कराने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप लोग ये भी जानते रहिए कि आप लोगों में कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में और कैसे आप लोगों को उत्तर देना है। तो अच्छा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे किसी किसी देश में जो है तानाशाही राष्ट्रपति बन जाते हैं और राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाते हैं। तो दोनों चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान में ही देख रहे होंगे कि सैन्य पृष्ठभूमि से आकर के लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं और वो राष्ट्रपति कैसा होता, तानाशाह होता है। इसी तरीके से कहीं लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति बनता है और बाद में वो अपने कार्यों के द्वारा तानाशाह बन जाता है। लेकिन भारत में नहीं बन सकता, ये एक स्टेटमेंट है, इसी को समझाना है। 8 अंक में है तो 8 अंक का जो प्रश्न होता है आपको ये पता ही है कि ये जो है 125 शब्दों में लिखना होता है। टाइम टेबल आप जान ही रहे होंगे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन जो है वो प्रोग्राम आते ही रहते हैं। तो ऐसे में 3 दिन शाम को 5 बजे आप ज़रूर चैनल पे बने रहें। और संस्थान 2 बैच चला रहा है, एक तो हमारा शून्य से शिखर बैच है और दूसरा है अब की बार मेंस पार बैच। तो ये दोनों बैच जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं। दोनों बैच में 2 तरीके के विद्यार्थियों को हम इनवाइट करते हैं। एक जो हमारा शून्य से शिखर बैच है तो वो नाम से ही आपको पता होगा कि फाउंडेशन बैच है, और यहाँ हम उन बच्चों को इनवाइट करते हैं जो 2026-27 की पीसीएस को लेकर के गंभीर हैं। और जो अब की बार मेंस पार बैच है ये उन बच्चों के लिए होता है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं। तो आप लोग जिसके लिए भी एलिजिबल हो जुड़े, क्योंकि यहाँ क्या है कि डेली प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको न केवल परीक्षा के पहले पहले तक 750 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी जाती है, बल्कि उसका मॉडल आंसर भी हम देते हैं। और वो मॉडल आंसर आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होते हैं। केवल अगर आप मॉडल आंसर पे ही हमारे बहुत बेहतर तरीके से काम करके जाएंगे तो आप उसमें भी आप एक शानदार रैंक के साथ पास हो सकते हैं। बस उसमें शर्त यही रहेगी कि आपका लिखने का स्पीड ठीक हो, मतलब आप प्रश्न छोड़ करके परीक्षा में ना आए। तो भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, तो ये एक कथन है और इसी को स्पष्ट करना तो सबसे पहले आप एक भूमिका दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। यह न केवल संविधान का संरक्षक है अपितु संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी है। तो थोड़ा सा आप राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं आर्टिकल 52 में जो राष्ट्रपति का उल्लेख है, और कैसे आप बता रहे हैं कि ये जो है संविधान का संरक्षक है बल्कि भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी है। ये राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता अखंडता का कौन, ये प्रतीक भी होता है हमारा प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी भूमिका में हो गई। लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रपति की सीमित शक्तियाँ उसे तानाशाह बनने से रोकती हैं। तो भारत का राष्ट्रपति तानाशाह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाम तो है राष्ट्र का पति, मतलब राष्ट्र का सुप्रीम, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी इसकी शक्तियाँ जो हैं वो सीमित हैं। और कैसे सीमित है एक एक करके इन्हीं को बताना है और फिर आपको एक निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले चूँकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, मैंने जब संसदीय व्यवस्था वाला वीडियो कराया है उसमें अमेरिकी और भारतीय संसदीय व्यवस्था की जब तुलना करी है तो उसमें आपको मैंने यहाँ बताया भी था उस वीडियो में कि किस तरीके से हमने जो है संसदीय परंपराओं को अपनाया है। और संसदीय परंपराओं के अपनाने की वजह से राष्ट्रपति केवल हमारे यहाँ क्या है, तो केवल वो नाम मात्र का, मतलब कार्यकारी प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान नहीं होता। वास्तविक प्रधान कौन होता है हमारे यहाँ? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल होती है, तो प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल ये वास्तविक प्रधान होते हैं। मतलब आपके घर के जो मुखिया हैं भले आपके ग्रैंडफादर हैं, लेकिन ग्रैंडफादर सिंबॉलिक प्रधान होते हैं, सिंबॉलिक हेड होते हैं। कार्य रूप में जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा? घर में आपके फादर के द्वारा। वही हैसियत होती है देश में राष्ट्रपति की। तो चीज़ें आप लिंक कर पा रहे होंगे। फिर केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई विशेषता नहीं है, मतलब क्या है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई मतलब प्रावधान नहीं है, ये विशेषता नहीं होना चाहिए, कोई प्रावधान नहीं है।
तो इसको आप ऐसे समझिए कि भाई राज्य में क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है, तो ऐसे में राज्यपाल ज़्यादा प्रभावी होता है राज्यों में। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति की भूमिका को देखेंगे तो आपने कभी देखा है कि केंद्र सरकार पे प्रधानमंत्री जो हैं उनको बर्खास्त करके और राष्ट्रपति ने अपना शासन लगा दिया है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो यहाँ भी जो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल से भी कम हैसियत का दिखता है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि राज्यपाल को अगर आ गया, वो अपने पे आ गया, उसको लगा, तो वो तो संवैधानिक तंत्र की विफलता का हवाला देकर राष्ट्रपति के पास जो है वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ भी इसके हाथ बंधे हुए हैं। फिर वित्त पर वास्तविक नियंत्रण मंत्री परिषद का होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए वित्त, क्योंकि वित्त ही एक ऐसी चीज़ है जो राज्य रूपी अश्व को चलाता है। और पूरी तरीके से वित्त पर नियंत्रण किसका होता है? तो वो केंद्रीय नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल होती है। आप लोग संसद में देखते हो किस तरीके से बजट पास कराया जाता है और तब उससे जो है खर्च चलाए जाते हैं। तो यहाँ भी आपको राष्ट्रपति की कोई भूमिका दिखती ही नहीं है वित्तीय मामले में। फिर आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह से ही कर सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति उसको ये लग भी जाए, जैसे आप अगर अतीत में जाएंगे तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे, और उसी समय पंजाब में जो है ब्लू स्टार वाली घटना होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इंदिरा गांधी की जब डेथ होती है तो उसके बाद उसके प्रतिक्रिया स्वरूप तो यहाँ दिल्ली में आसपास के क्षेत्रों में सिखों के साथ बहुत ज़्यादा कत्लेआम होता है। तो ज्ञानी जैल सिंह बहुत व्यथित रहते हैं और बहुत सख्त एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास उस तरीके के अधिकार ही नहीं थे। मतलब वो केवल उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा, कितना मैंने उस समय विवश पा रहा था कि हमारे पास हमारे ही लोगों के तमाम फ़ोन आ रहे थे और हम उनकी रक्षा करने तक में असमर्थ थे, क्योंकि और बाकी मंत्रिपरिषद या जो पूरी मशीनरी थी वो उस समय उतनी सक्रिय भूमिका में नहीं थी। क्योंकि राजीव गांधी जी ने वो स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो कंपन होता है। तो मतलब उनका ये था कि भाई इंदिरा गांधी की डेथ हुई है, तो ऐसे में अगर कुछ हिंसक चीज़ें हो रही हैं तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वही चीज़ें हैं कि मतलब राष्ट्रपति अब उस लेवल तक राष्ट्रपति कभी उद्वेलित हो नहीं सकता, और उतना होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के हाथ कितने बंधे हुए हैं। फिर अब जो वही है कि आपातकाल की उद्घोषणा, भाई अगर ज्ञानी जैल सिंह को के पास ये होता है कि वो डायरेक्ट आपातकाल लगा सकते थे और सारी सत्ता अपने पास रख लेते, तो वो बिल्कुल कर लेते उस समय, क्योंकि वो थोड़ा सा उस टेम्परामेंट के व्यक्ति थे भी। लेकिन वो क्या कर पाए? तो नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके ऊपर ही कदाचार का महाभियोग लगा करके हटा दिया जाता, और उनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते वो निरस्त कर दिए जाते कोर्ट के द्वारा। फिर राष्ट्रपति यदि मनमानी करने की कोशिश करे तो संसद महाभियोग द्वारा उसे क्या है, हटा भी देती है। अगर राष्ट्रपति को ये लग रहा हो कि हम तो नंबर 1 की हैसियत से हैं, सारी चीज़ें हैं, तो संविधान में उनके लिए इतना ही प्रावधान है कि आप राष्ट्रपति भवन में आराम फरमाइए, आपको टाइम टू टाइम प्रधानमंत्री जा करके कार्यों की सूची देंगे, उसके बाद आप पुरस्कार दीजिए, कभी विदेश टूर करने का मन करे तो घूम टहल आइए, सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन जो वास्तविक सत्ता है उसका आप उपभोग नहीं कर सकते, वो आपके दायरे में नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही करेगी। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति के अधिकार को जो है और सीमित कर दिया गया। तो यदि आपके जेहन में 42वां और 44वां संविधान संशोधन होगा तो इसमें क्या था कि 42वें में तो ये था कि अगर मंत्रिपरिषद एक बार कोई विधेयक आपके पास भेज रही है राष्ट्रपति के पास, तो आप उसके लिए बाध्य हैं कि आपको दस्तखत करना ही करना है। 44वें संविधान संशोधन में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो थोड़ा सा राष्ट्रपति को इसमें रियायत दी गई कि ठीक है, आपको एक बार बिल भेजा गया, आपको ये लग रहा है कि इसमें कुछ खामियां हैं, तो आप एक सुझाव या सलाह दे सकते हैं। उसके बाद आपके सुझाव या सलाह को मानना मंत्रिपरिषद के हाथ में है कि वो मानती है कि नहीं मानती। यदि वो मान गई
और आपके सुझावों के अनुरूप उसने मसौदा भेजा तो आप दस्तखत कर ही देंगे। अगर वो नहीं भी मानती है, दोबारा उसने भेज दिया है कि नहीं जो जैसा है उसको आप ऐसे करिए, तो फिर उसके बाद आप उसके लिए बाध्य हैं, आपको करना ही करना है। तो 42वें और 44वें संविधान संशोधन में भी क्या है, तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो थोड़ा सीमित हुई है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इतनी कम शक्तियों के द्वारा क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति मतलब भारत का तो तानाशाह नहीं हो सकता, किंतु वह पूरी तरीके से रबर स्टैंप भी नहीं है। मतलब ये तो आपने एक पक्ष बताया, और मैंने गवर्नर वाले, अगर आपने गवर्नर वाला मेरा वीडियो देखा होगा राज्यपाल वाला, तो वो भी ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड था। तो मैंने कहा था कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसमें हमेशा दो पहलू होते हैं। जनरली बच्चे करते क्या है कि एक ही पक्ष को बता करके निष्कर्ष दे के निकल जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो एकदम छाप के आ गए और बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, और उम्मीद भी करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो बड़ा खराब नंबर पाए रहते हैं। कारण ये है कि आपने इसके दूसरे पक्ष को तो बताया नहीं कि भाई ठीक है, राष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके सीमित अधिकार हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति, फिर इस पे एक आरोप लगता है क्या राष्ट्रपति फिर रबर स्टैंप है? तो ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है। तो इस पे भी आपको कुछ पॉइंट दे करके तब निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले, किंतु वह पूरी तरीके से रबर स्टैंप नहीं है, क्योंकि वह निम्नलिखित परिस्थिति जन विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से अपने पद की गरिमा को बनाए रखता है। सबसे पहला काम क्या करता है कि वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। यदि उसे लगे कि सरकार ने बहुमत खो दिया तो शक्ति परीक्षण के लिए भी कर सकता है। राष्ट्रपति की भूमिका तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब केंद्र की सरकार बहुत थिन मेजॉरिटी में हो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बहुमत ना हो या बहुत दलों के सहयोग से उसको सत्ता प्राप्त हुई हो। जैसे अभी इस बार अगर देखा जाए तो मोदी जी की जो सरकार है वो थोड़ा सा थिन मेजॉरिटी में है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है अपना ही चीज़ें थोप सके। लेकिन इसके पीछे की जो सरकारें थी, जो बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी की थी, या इसके जो मनमोहन सिंह का जो फर्स्ट कार्यकाल था, सेकेंड में भी तो बहुत से दल उसमें शामिल थे। तो वहाँ राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक होती थी, किसी किसी मामले में वो स्टैंड लेता था और सरकार बैकफुट पे जाती थी। और अगर राष्ट्रपति को ये लग गया कि आप को लेकर के कि भाई आप बहुमत आपके पास नहीं है, तो कह देता है कि आप फ्लोर पे जो है अपना शक्ति परीक्षण करें, मतलब बहुमत सिद्ध करें। और फ्लोर पे बहुमत सिद्ध करने को अगर राष्ट्रपति कह दिया तो आपको करना ही करना है। और अगर वहाँ आप हारे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। उदाहरण आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का पता ही होगा। तो सबसे पहली शक्ति तो ये है। दूसरा है कि अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को संघ के मामले के प्रशासन के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी लेने का अधिकार है। मतलब जो 78 है तो ये प्रधानमंत्री को निर्देशित करता है कि आप जो है, जो भी आप कहीं विदेशी दौरे पे हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो इसके तहत आप राष्ट्रपति को समय समय पर जा कर के चीज़ों से अवगत भी कराएं। और आप लोग देखते होंगे कि जब प्रधानमंत्री किसी विदेश से दौरे से लौट करके आते हैं तो वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, अपनी उपलब्धियों को बताते हैं। मतलब ऐसे ही कि जैसे आपके फादर कहीं किसी वो मतलब कहीं गए और वहाँ से आए तो वहाँ का सारा रिपोर्ट अपने फादर को बताते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया सेम ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में दिखती है। तो अनुच्छेद 78 की भी चर्चा आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के को रबर स्टैंप नहीं बनने देता। फिर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति उसकी पॉकेट वीटो की होती है। मतलब कि कोई भी विधेयक आया और राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है और हम इसको देखते हैं और पढ़ करके दस्तखत करेंगे। सरकार बार बार कह रही है लेकिन राष्ट्रपति उसको संज्ञान में ले ही नहीं रहे, वो अपने जेब में रख के घूम रहे हैं। और ये कारनामा एक बार जो है हो चुका है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और किस विधेयक में किया गया है। बहुत चर्चित आपके पीटी में वो पूछा भी गया है। तो ये भी एक अधिकार होता है कि, और अगर कोई केंद्र सरकार की कोई बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय रहता है और उसको कानून बनाना चाहते हैं और राष्ट्रपति उस पर जो है दस्तखत ही ना करे तो कानून तो बनेगा नहीं। आपको पता ही होगा कि अंतिम जो प्राधिकारी होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो ले दे करके ये जो पॉकेट वीटो है ये भी राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। फिर त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में वह अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करके बहुमत परीक्षण के लिए कह सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ऐसे देखिए कि त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति होती है
कि सरकार, कोई भी सरकार जो है पूर्ण बहुमत नहीं पाई है। अब ऐसे सोचिए कि वर्तमान में अगर भाजपा की पृष्ठभूमि के राष्ट्रपति हैं और 2029 में चुनाव होता है, 2029 में ही होगा लोकसभा का, और वहाँ मोदी जी बहुत और ज़्यादा थिन मेजॉरिटी में चले जाएं और कांग्रेस थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आ जाए, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आ जाए, लेकिन मेजॉरिटी उसके पास भी नहीं है, तो ऐसे में यहाँ राष्ट्रपति का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चूँकि भाजपा पृष्ठभूमि के राष्ट्रपति होते हैं तो उनका बहुत कोशिश होगी कि हम जो है पुनः सरकार को, जो भाजपा समर्थित दल है उसके मुखिया को बुलाएं, उसके हेड को बुलाएं और कहें कि आप बहुमत साबित करिए। क्योंकि जैसे ही वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिला देता है, मतलब जो हेड होता है, तो जब आप प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए तो आपको जोड़ तोड़ करने का एक अच्छा अवसर 1 हफ्ता 10 दिन मिल जाता है और आपके पास इतना अधिकार आ जाता है कि आप अगले को लालच भी दे सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए, आपको हम ये मंत्रालय दे देंगे, ये चीज़ें दे देंगे। तो उसको जोड़ तोड़ करने का पूरा मौका मिल जाता है, जिसको लेकर के राष्ट्रपति चाहे ये, लेकिन राष्ट्रपति तब कर सकता है जब त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन जाए। क्योंकि अगर त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति नहीं है, जो भी पार्टी है वो पूरी तरीके से बहुमत में है, तब तो फिर ऐसे में राष्ट्रपति न चाहते हुए भी उनको शपथ दिलानी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने पहले तो बताया कि भाई इतने सीमित अधिकारों के साथ कोई भी देश का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो सकता, और भारत के संदर्भ में आपने बताया कि भाई कैसे हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी कम है कि वो तानाशाही के लिए तो सोच नहीं सकता। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न उठता है तब, अगर भाई तानाशाही नहीं, इतनी कम सीमित शक्तियाँ, तो क्या ये एक तरीके से रबर स्टैम्प है? तो नहीं, रबर स्टैम्प भी नहीं है, क्योंकि इसके अपने भी कुछ अधिकार और विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें बता करके आप जो है निष्कर्ष दे सकते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि संसदीय शासन के अनुरूप राष्ट्रपति अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, लेकिन उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ उसे विशिष्ट बनाती हैं, जिनका प्रयोग करने में वह स्वतंत्र होता है। तो आप इसी तरीके से निष्कर्ष दे करके अपने उत्तर को ख़त्म करिए। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न में मैं बार बार कहता हूँ कि आपको दोनों पक्ष को बता करके निष्कर्ष देना है। अगर एक पक्ष को बता के आपने निष्कर्ष दिया, और जनरली बच्चे करते हैं, तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। इसके बारे में चर्चा करी दी है। इसी तरीके से आप प्रश्न लिख करके दिखाते हैं, डेली इसका मूल्यांकन होता है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे आपका एक नंबर भी कटा है, तो क्यों कटा है पूरा कमेंट किया गया है। और फिर आपको मॉडल आंसर भी दिया जाता है, मतलब सेम डे ही आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे का क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपके पास 22 घंटे का समय रहता है उसको लिखने के लिए। तो सोचिए यदि आप उतना पढ़ करके फिर लिखेंगे तो कितनी अच्छी स्थिति में आप रहने वाले हैं। और सबसे अंत में हमारा जो चैनल है, कुछ महत्वपूर्ण लिंक है। एक तो समृद्धि IAS ऑफिशियल, तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। दूसरा हमारा समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है, और तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल सेकंड चैनल है यूट्यूब का। तो ये सभी चैनल आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।